जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया हैं आप लोग, मज़े में हैं। चलिए भाई, जय माता दी, राम राम, राधे राधे भाई। हाँ जी, ये तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की शीट कर ली है और प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने टीम को कह दिया है कि एक बार प्रूफ रीडिंग करके और जो दोबारा नई शीट बनेगी वो आप लोगों पे अपलोड हो जाएगी, जिसमें एरर ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था और हमें क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सभी सवालों को करना है। समझ गए मेरे भाई? जय माता दी भाई, जय माता दी। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ एक बार, ताकि क्वेश्चन नंबर 14 को हम एक्सप्लेन कर पाए आप लोगों को। आ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन करना है, जल्दी से लाइव आ जाइए। बहुत शानदार। पंकज जी, राहुल जी, सुकुमार, हंसदा, पृथ्वी जी, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। लव यू फ्रॉम पटना भाई, लव यू भाई, लव यू। आ जाइए सभी, लाइव आ जाइए जल्दी से। आ जाओ भाई, सभी जल्दी लाइव आ जाओ। आ गए भाई लाइव सभी। चलिए भाई, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने। सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोला गया है। कहा गया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये हमारा ए बी सी डी क्या है? तो ये हमारा ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, यानी एक हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो हम इसे वर्ग कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा वर्ग है। ठीक है, अब ये ए बी सी डी के बारे में चर्चा क्या की गई है वो ज़रा देखिए। और कहा गया पी क्यू आर एस जो है वो इसके ऊपर के साइड है। जैसे पी यहाँ का साइड है, क्यू हमारा इसका साइड है, आर हमारा इसके ऊपर एक साइड है और एस हमारा इसके ऊपर साइड है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है। बिंदु पी क्यू आर एस जो है क्रमशः भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी ई डी के ऊपर। उसके बाद हमसे कहा गया ए पी जो है वो बी क्यू के बराबर है। देखिए कौन कौन से साइड हमारे बराबर हैं, उनको ज़रा हम लोग कहते हैं। ये जो हमारा ए पी है ये हमारा बी क्यू के बराबर है। उसके बाद हमसे कहा गया है ये जो हमारा सी आर है वो हमारे किसके बराबर है? टी एस के बराबर है। और ऐसे कह लीजिए कि ये चारों पार्ट जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ये जितने भी लाल वाले हैं ये सारे के सारे आपस में क्या हैं? तो बराबर हैं। तो हमसे एंगल एस पी क्यू का मान पूछा गया है कि ये जो एंगल एस पी और क्यू पे जो कोण बनेगा ये कोण हमारा कितने का बनेगा। अब दो तीन बातें हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात, एक होता है कि किसी भी सवाल को हम बेसिक से करें और दूसरा होता है कि उस सवाल का स्मार्ट अप्रोच हमारे पास हो। ठीक है, चूंकि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में आपको कई सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। तो एक प्यारा सा कंसेप्ट इसमें शिफ्टिंग भी होता है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे मानो कोई पॉइंट आपको कहीं पर लग रहा है कि ये उस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप उसको कहीं और पे भी शिफ्ट करके सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक पल के लिए अगर हम सारी रेखाओं को यहाँ पर जोड़ें, अगर हम यहाँ पर एस से पी को जोड़ दें, ठीक, ये हमारा एस पी हो चुका है। दूसरी बात, हमारा पी क्यू हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये चारों के चारों पॉइंट हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जब हमने ये चारों पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया है तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा
तो हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखा कि जैसे ये पॉइंट सारे के सारे कनेक्ट हो गए हैं, अब अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें कहीं पर भी कोई भी अता पता नहीं है कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है कैसा नहीं है, ठीक है। ये पी नाम का पॉइंट भी कहीं पर भी सवाल में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है। ऐसा है कि ये यहाँ पर भी लागू है, ऐसा है कि यहाँ पर भी है, ऐसा है कि यहाँ पर भी है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जब भी परीक्षा में ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पर कुछ श्योरिटी आपको नहीं मिल पाती है, तो उस केस में आप जैसे ऐसे समझिए कि ये पी नाम का पॉइंट इस लाइन पर भी कहीं पर भी रहे, जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे मानो अगर ये पी नाम का पॉइंट यहाँ पर होता तो भी उतना ही एंगल बनाता, अगर ये पी नाम का पॉइंट यहाँ रहेगा तो भी उतना ही बनाएगा, यहाँ रहेगा तो भी बनाएगा। यानी जब किसी पॉइंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, कोई भी चर्चा नहीं होती है, तो उसको वो सारे नियम फॉलो करने होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल उन सभी नियम को फॉलो करता है जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है। तो एक स्क्वायर के अंदर है, अब मान लो कि मैं अपने तरफ से मान के चल रहा हूँ कि लेट पी बी द मिड पॉइंट। अगर मेरे भाई ये मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर है, ठीक है। यानी ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। उसके बाद यही वाला पार्ट आपके इस वाले पार्ट के भी बराबर है, यानी लेफ्ट आउट वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी लाइन की रेखा 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर में मैंने कहा ये अगर 1 है तो ये हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। अगर मेरा भाई ये वाला लाइन 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 है सवाल के अनुसार। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब पूरा स्क्वायर अगर 2 का है और अगर उसमें 1 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी 1 1 और ये भी 1 1 हो जाएगा। यानी सिर्फ अगर P को हम मिड पॉइंट मान लेते हैं तो Q भी मिड पॉइंट बन जाएगा, R भी मिड पॉइंट बन जाएगा, S भी मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर मेरे भाई एक यहाँ पर और स्क्वायर का निर्माण हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि फिर जैसे ये 1 है तो ये 1 है तो ये हमारा 90 के कारण ये √2 हो जाएगा, 1 1 तो ये √2 हो जाएगा, 1 1 तो √2 हो जाएगा। कोण की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो कोण के बारे में भी अगर आप देख लीजिए तो जैसे ये आपका 90 का कोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 45 45 के हो जाएंगे। ये 90 का कोण है, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो 45 और यहाँ 45 के हो जाएंगे। अब सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है जिसमें ये दोनों 90 हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो कई बार आपको शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है और भी कई सारे ऐसे टेक्निक लगाने पड़ते हैं जिनके माध्यम से आप सवालों को काफ़ी शॉर्ट में उड़ा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा प्रॉपर तरीके से क्या, कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। मैंने क्या किया कि P को बस इसके मिड पॉइंट पर लाकर मैंने शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा P तुम कहीं और भटकने से बेहतर है तुम मिड पॉइंट पर आ जाओ। P जैसे मिड पॉइंट पर आया, Q भी मिड पॉइंट पर आ गया, R भी आ गया, S भी आ गया। फिर एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर का निर्माण हो गया और उसका एंगल कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे आपसे क्या कहा गया, मिस्टर आदित्य मौर्य, नंबर नहीं मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। किसी का भी नंबर ऐसे मैं पर्सनली कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक। आ जाइए सवाल देखिए, क्वेश्चन में 15 नंबर में क्या कहा गया। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, जिसके अंदर हमारा जो AO है वो हमारा AX के बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा AO है वो हमारा किसके बराबर है, AX के बराबर है। तो हमसे एंगल XOB का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, तो एंगल XOB का मान, इसका मान पूछा गया है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को कि ABCD स्क्वायर है, ये जो हमारा AO है ये हमारे AX के बराबर है। अब यहाँ पर X पर भी कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं है मेरे भाई कि ये X मिड पॉइंट है नहीं है क्या है, क्योंकि X मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस डायगोनल का आधा जो है मेरे भाई इसके बराबर है। तो आपसे पूछा गया है बताओ बाकी कोण कितने के होंगे। बहुत आसान है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए ये जो ABCD है ये हमारा एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो हमारा ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। चूंकि हमारी ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब अगर ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यानी हमारे ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा एंगल 45 का हो गया, बाकी दोनों का सम हमारा 135 हो जाएगा, क्योंकि इस 135 में 45 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 135 को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। दोबारा से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल हमारा 45 का है,
ठीक। अब मेरा ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो यानी यहाँ पर ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर मैं इसको x मान के चलता हूँ, इसको x मान के चलता हूँ, तो x प्लस x हमारा कितना हो जाएगा 2x, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उस 180 में ये 45 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 135। 2 से हमने काटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 67.5, यानी इसकी भी वैल्यू 67.5 और इसकी भी वैल्यू 67.5 है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए कि एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर के डायगोनल के बीच का कोण कितना होता है 90 होता है, यानी ये पूरा एंगल कितना है तो 90 है, और उस 90 में ये x की वैल्यू को घटा देंगे तो हमें ये y नाम का मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे XOB पूछा गया है, तो एंगल XOB की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा 90 में से घटाना पड़ेगा, और 90 में से किसे घटाना पड़ेगा x को, यानी हमें 90 में से जो है वो 67.5 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 22.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। सो शिफ्टिंग सिर्फ स्क्वायर में लगा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी पॉलीगन में कहीं पर भी आप शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है। ABCD जो है यहाँ पर इन स्क्वायर PQRS अगर हम बात करते हैं तो इन स्क्वायर PQR एंड S ये हमारा एक स्क्वायर है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल TQRS फॉर्म्ड, इसी के अंदर TQR फॉर्म किया गया है, तो इन स्क्वायर PQRS एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल TQRS फॉर्म्ड। बट वो TQR कहाँ बनाया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, PTS का मान कितना होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा है ना, फिगर नहीं दिया गया है, आप लोग फिगर बना लीजिए। फिगर कुछ इस प्रकार से है जहां तक मुझे लग रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल TQRS फॉर्म्ड, एक बार मुझे वेरीफाई करने दीजिए क्योंकि इसमें भी फिगर इन्होंने बना के नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग खुद से एक वर्ग PQRS में एक समबाहु त्रिभुज TQR बनता है, बट वो कैसे बनता है, तो PTS का मान कितना होगा। PTS हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PTS हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे कि इन स्क्वायर PQRS एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार है कि TQR, ठीक है, ये इस तरीके से बना है TQR, ठीक है, ये हमारा ऐसे बन रहा है, देखिए TQR, यानी T हमारा पॉइंट यहाँ पर है। ये क्वेश्चन में इस तरीके से है कि PQRS जो है वो हमारा एक वर्ग है, और उसके अंदर हमारा TQR नाम का कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा क्या बना है, तो TQR नाम का हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। बोला गया है TQR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड, हमसे यहाँ पूछा गया एंगल PTS का मान कितना है, तो एंगल PTS, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, TQR, ठीक है, इस पॉइंट में ये भी नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन को काटो, ठीक है, फालतू का फंसने रहने से कोई फायदा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको हटा देते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इनसाइड स्क्वायर ABCD, अगर मान लीजिए कि हमारा एक स्क्वायर है ABCD नाम का, ठीक, अभी हम स्क्वायर के क्वेश्चन लगा रहे हैं सारे के सारे, तो एक स्क्वायर हमारा ABCD है, ट्रायंगल BEC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल B इफ C एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, C एंड BD, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि इन स्क्वायर ABCD BEC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल C एंड BD इंटरसेक्ट एट O, CE एंड BD, BOC का मान, इसका भी फोटो नहीं दिया है। एक वर्ग ABCD के अंदर BEC एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए हम E यहाँ बनाते हैं कि हमारा BEC जो है इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है, BC is an equilateral triangle if C and BD intersect at O.
मान लीजिए कि ऐसे सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, अगर हम इस लाइन को कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, इफ सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और ये इंटरसेक्शन कहाँ पर है, ओ पर है, तो एंगल बी ओ सी का मान हमसे पूछा गया है। ये लीजिए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया। हटाइए यहाँ पे सवाल देखिए, तो ए बी सी डी हमारा क्या है, तो बोला गया है कि एक वर्ग ए बी सी डी के अंदर बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर आप देखेंगे तो बी ई सी हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि जो आपका ये सी ई है और यदि जो आपका बी डी है ये ऊपर प्रतिच्छेदित करता है, इंटरसेक्ट करते हैं मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमारा बी ओ सी का मान पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन में फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था परीक्षा में, इसमें कोई फिगर नहीं दिया गया था। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो बी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला कोण कितने का हो गया, तो बोलोगे 60 का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एंगल ई पर कितने का कोण बनेगा, अगर थोड़ा सा इसको हम और लंबे वे में लेके चले जाएं, तो जैसे मान लो हम यहाँ इसको ऐसे लेकर चले आए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल कितने का बनेगा, तो 60 का बनेगा। ये पूरा एंगल हमारा कितने का बनेगा, तो 60 का बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमसे एंगल किसका पूछा गया है, तो हमसे एंगल बी ओ और सी का कोण पूछा गया है, यानी यहाँ पर मेरे भाई एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा गया है कि ये एक्सटीरियर एंगल कितना है। बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हैं, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। आप मुझे दोस्त एक बात बताओ, छोटी सी बात पे फोकस करना आप, ठीक, कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर में वो कितने का कोण बनाता है, तो जो डायगोनल होता है मेरे भाई वो यहाँ पर 45 का कोण बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो 60 डिग्री का पूरा कोण है, तो ये वाला कोण हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये वाला कोण 45 है, और ये वाला कोण फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक डायगोनल हमारा कितने का कोण बनाता है, तो 45 और 45 का बनाता है। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 45 और ये 15 रहेगा। अब हमसे ये बाहर वाला कोण पूछा गया है कि ये जो बाहर वाला आपका कोण है, ये बाहर वाला कोण कितने के बराबर है, बी ओ सी कितने के बराबर है। तो आपको भी पता है यहाँ पर कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के, यानी ये जो बाहर वाला कोण है बराबर होगा 60 जमा 15। 60 जमा 15 का मतलब कितना हो गया, 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और इसमें क्वेश्चन बनता ही ऐसे है, ये आपको अपने क्वेश्चन के भाषा को पढ़कर उसके बाद ये सवाल बनाना होता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक साइड यहाँ पर होगा, ई नाम का पॉइंट बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा, और उसके बाद ये रेखा इसको इस तरीके से काट रही होगी। ठीक है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा उसी के आधार पर हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करें तो हम इसको भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो, खुद से अगर हम बनाना चाहें तो। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर खुद के आधार पर बनाते हैं तो ये सवाल कैसे बन सकता है अगर ट्राई किया जाए तो। ठीक है, अगर ये सवाल खुद से बनाया जाए तो कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे ये सवाल में अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो हमसे बोला क्या गया, एक स्क्वायर पी क्यू आर से और टी क्यू आर नाम का है। जैसे मानो टी नाम का पॉइंट यहाँ बना दिया, और हमने यहाँ पर कह दिया कि टी क्यू आर नाम का क्या है मेरे भाई, तो टी क्यू आर नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टी क्यू आर इज फॉर्म्ड। तो हमसे एम टी एस का मान पूछा है, पी टी एस का मान पूछा गया है कि हमसे यहाँ पर ये जो पी टी एस है ये मान हमसे पूछा जाएगा। ऐसा सवाल हमसे बन सकता है पीछे वाले क्वेश्चन में। अगर हम बनाते तो टी नाम का पॉइंट अगर बीच में कहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये सारे एंगल हमारे कितने के होंगे, तो सारे के सारे एंगल हमारे 60 के होंगे। अगर कोई बच्चा ये बोलना चाहेगा कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप मेरे भाई इसको और इसको बराबर कर दो, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि असल में रिलेशन लगेगा क्या, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ये दोनों समरूप होंगे। यहाँ पर जो सवाल बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, क्या इसका सही फॉर्मूला हो सकता है, किस तरीके से हम बना सकते हैं अगर कल के दिन हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखते चलो। जैसे मानो हर एक एंगल हमारा कितने का होता है, 90 का होता है। 90 का होता है ना, तो उस 90 में
ये वाला कोण 60 है, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से 90 में ये हमारा 60 है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 30। इसके अलावा हमें कुछ और पता है तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं पता है। ये टी नाम का पॉइंट कहाँ पर गुमनाम है ये भी हमें नहीं पता है, तो हम आगे सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 90 कोण नहीं बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर आप ये मन से निकाल दीजिए कि टी एस पी और ये जो भी है ये 90 का कोण बनेगा। साइड के आधार पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी साइड हम मान लीजिए ए मानते हैं तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। बस आपका सवाल यहीं से बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो टी का लोकेशन दिया गया होता तो इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे लग रहा है एक बड़ा फिगर बताकर ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बड़ा फिगर एक बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, मेरी बातों को बस समझिएगा। यहाँ पे ये मान लीजिए कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। देखिए ये हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया है और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर बड़े ध्यान से, इन स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखो पी क्यू आर एस नाम का हमें क्या चाहिए, तो पी क्यू आर एस नाम का हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। ये आपके सामने देखिए हम बना के इसके ऊपर रख भी दिए हैं कि पी क्यू आर एस नाम का एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देखते चलो यहाँ पे। देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो पहले वो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक पी क्यू आर एस नाम का एक हमारा स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टी क्यू आर इज फॉर्म्ड, ऐसे टी क्यू आर नाम की एक रेखा बनाई जाती है। और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि ये जो आपका कोण है ना, ये एम टी एस नाम का कोण या पी टी एस नाम का कोण, पी टी और एस नाम का जो ये एंगल है ये बताइए। हमने कहा हम सारी बातें बताएंगे, समझिएगा हमारी एक एक बात को कि हम बना कैसे रहे हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा कितने का होगा 60 का, ये एंगल हमारा कितने का होगा 60 का, और ये एंगल हमारा कितने का होगा 60 का। उसी के हाथ लगे हाथ साइड भी देखिए, अगर ये इक्विलेटरल है तो ये साइड ए होगा। चूंकि ये पहली बात तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो चारों की चारों भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी हमारी भुजा ए कहलाएगी और ये भी हमारी भुजा क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर है तो हर एक वर्टेक्स पर कितने का कोण बनेगा, 90 का। अगर ये 60 बना चुका है तो इसका मतलब इसे कितना बनाना है, 30 बनाना है। और अगर ये 60 बना चुका है तो इसे कितना बनाना है, 30 बनाना है। अब जरा मेरी बातों को फोकस करिएगा। ट्रायंगल टी में, एस में और आर में, टी एस और आर में अगर ये ए है और ये वाली भुजा भी ए है, यानी इनके बनाए कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे सर इनके बनाए कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये 30 है तो बाकी दोनों के कारण कितना हमारा आएगा, तो 150 आएगा। ठीक है, उस 150 में ये वैल्यू कितनी होगी, तो 75 हो जाएगी, और 150 में ये वैल्यू कितनी होगी, तो 75 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा साइड ए है और ये हमारा साइड है, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर ये भी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे मेरे भाई, तो अगर ये 30 है तो ये हमारा 75 होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक पॉइंट पर पर्टिकुलरली कितने का कोण बनता है, 360 का बनता है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा थीटा प्लस 75 और प्लस हमारा 60 बराबर हो जाएगा किसके, 360 के। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हम देखें 150 300 सॉरी 75 150, ठीक है, और 150 210, 360 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 150 आ गया मेरे भाई। करेक्ट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। करेक्ट ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है तो बढ़िया बन सकता है, और हालांकि इसका सही तरीका भी यही होना चाहिए। ठीक है, और ये मत सोचिएगा आप कि ये टी नाम का पॉइंट इसके अंदर रहेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये टी नाम का पॉइंट यहाँ इस साइड के ऊपर है, अंदर ही रहेगा।
हाँ, वर्टिकली अपोजिट क्यों नहीं होता है प्रिंस कुमार? जब एक ही नाम की रेखा आती है ना, ऐसे अगर ऐसे रहे तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाती है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। लेकिन पता चले कि एक रेखा आपकी ऐसी आई है और दूसरी कुछ इस प्रकार से आई है, तो कभी भी इनको वर्टिकली अपोजिट बराबर नहीं करते हैं मेरे भाई। वर्टिकली अपोजिट होने के लिए दोनों को सेम लाइन होना है। ये लाइन कुछ और है, 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 तो ऐसे केस में वर्टिकली नहीं बनता है। लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है। 75 कैसे आया? राधिका जी आप मेरी बात को समझिएगा, ये एंगल 30 है और इन दोनों को जोड़ने पर 150 आना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। उस 180 में 30 इसके पास है, यानी बाकी दोनों के पास कितने हैं? तो 150। 150 का मतलब आधा और आधा है, यानी 75 है। ठीक है, अनस मंसूरी, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, इन स्क्वायर ए बी सी डी द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड। ठीक है, एक स्क्वायर ए बी सी डी में जो ए सी और बी डी है वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले बनाइए आप लोग। एक स्क्वायर सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि मेरे भाई एक स्क्वायर है हमारे पास और उसका नाम क्या है? तो उस स्क्वायर का नाम हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हमारा एसी है और ये हमारा बीडी है, और ये कहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं? तो ये हमारा ओ पर काटते हैं। ठीक है, कहाँ पर काटते हैं? ओ पर। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी मीट बी डी एंड बी सी एट एफ एन जी। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ सी ए बी नाम का कोई कोण है, सी ए बी, यानी इस कोण का समद्विभाजक बोला गया है ना। सी ए बी कोण का कोण समद्विभाजक बी डी, और यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा इसको हटाओ, ये लाइन दो दो बार है। ठीक है, बी डी और बी सी से क्रमशः एफ और जी पर मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलता है समझिएगा। तो एंगल बी ए सी का एक कोण समद्विभाजक है ऐसे, और ये लाइन जो है हमारा बोला गया है, ठीक है, मीट्स बी डी एंड बी सी एट एफ। बी डी से कहाँ पर मिलता है? तो एफ नाम के पॉइंट पर मिलता है, और बी सी से कहाँ पर मिलता है? तो जी नाम के पॉइंट पर मिलता है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ओ एफ और सी जी का रेशियो बताओ, ये कहाँ होगा, कितना होगा। ये जो हमारा ओ एफ है इसका बताओ, और ये जो हमारा सी जी है इसका वैल्यू बताओ। कल ही ऑफलाइन में एक लड़के का ये डाउट आया था, और कल ही ऑफलाइन में मैंने उसको ये डाउट बताया भी था। हालांकि बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कल जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था और जब मैंने जो मैराथन लिया था उसमें उस लड़के का डाउट ही यही था कि सर देखिए, सेम क्वेश्चन वो लेकर आया था कि सर ए बी सी डी नाम का हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके हमने दोनों डायगोनल बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो रेखा है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ये वाली रेखा सर क्या है हमारा? तो एंगल बाइसेक्टर है। अब ये वाला रेखा अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा इस रेखा पर एफ पर काटेगा और यहाँ पर हमें जी पर मिलाएगा, तो आप सर बता दीजिए ओ एफ और हमारा सी जी का रेशियो कितना होगा। अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि आप पहले थोड़ा सा जो है प्रॉपर तरीके से इस पर थोड़ा सा समय दें और 1 मिनट का सोचें। ठीक है, हाँ सोचिए एक बार आप लोग कि ये बनेगा कैसे। जैसे वो डाउट लेकर आए थे, मैंने उन्हें तरीका बताया था, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा डिसाइड करिए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, सोचिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोग फोन पे फोन इतना करते हैं ना, जिसका दिमाग खराब हो जाता है। बताइए, चलिए हो गया समय आपका। अब यहाँ पर देखिए, तो आपको मैंने एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया, और एंगल बाइसेक्टर में पढ़ाते वक्त हमने बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं कि एंगल बाइसेक्टर में जो नियम है वो किस तरीके से काम करता है, किस आधार पर काम करता है, कैसे काम करता है, हर एक बात हमने बड़े प्यार से आपको समझा रखा है मेरे भाई। अगर आप गौर से देखोगे तो जब आप इस ट्रायंगल में मेरे भाई देखोगे, सिर्फ इतना देखोगे आप, तो आप बोलोगे सर ये दोनों साइड का वही रेशियो रहेगा जो इन दोनों का रहेगा। याद करिए एंगल बाइसेक्टर का नियम, कोण समद्विभाजक का नियम बताए हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, एक बाइसेक्टर उसको काट रहा है, तो ये दोनों उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इनके साइड होंगे। अगर ये एक्स वाई में होगा तो ये भी हमारा एक्स वाई में होगा, बताए हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ओ एफ और बी एफ,
उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में आपके OA और जिस रेशियो में आपके BA होंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई सेम तरीके से आपका जो CG है और आपका जो BG है वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में आपका ये पूरा का पूरा OC होगा और आपका AB होगा। समझ गए? यानी हम दो बातें लिखना चाहते हैं। पहली बात कि जब हम इन ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में बाइसेक्टर लगाएंगे, इन ट्रायंगल OAB, अगर हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल OAB, तो OAB में मेरे भाई क्या हो जाएगा, OA अपॉन AB। अगर हम बात करें OA अपॉन AB, यानी इन दो साइडों का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो OF अपॉन FB के बराबर, OF अपॉन FB के बराबर, ठीक है। यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया किसका, OF का वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को कि OF की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, तो यहाँ से बोलोगे सर OF की वैल्यू हमारी हो गई OA अपॉन AB और इंटू कितना सर, इंटू हमारा FB। ये हमारा OA का वैल्यू आ गया। अभी बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, सारी बातें बाद में। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम आ जाते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC में देखिए, अब ट्रायंगल AB और C में मेरे भाई C और A, ठीक है, तो बात करते हैं CA डिवाइडेड बाई AB। तो AC और AB आप कह सकते हैं कि सर AC अपॉन AB जो होता है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा CG अपॉन GB के, बराबर हो जाएगा किसके, तो CG अपॉन GB के। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि CG अपॉन GB के। अगर आपको यहाँ से CG की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से सिर्फ CG की वैल्यू निकाल लीजिए कि CG की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, तो AC अपॉन AB और इंटू मेरे भाई कितना के, तो GB के। ये हमारा CG का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, तो हम इन दोनों का अनुपात भी ले लेंगे, रेशियो भी ले लेंगे। जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये लाइन बोलेंगे कि सर OF अपॉन कितना है, OF अपॉन CG बराबर हो जाएगा किसके, देखते चलो, OF डिवाइडेड बाई CG बराबर हो जाएगा किसके, OF की वैल्यू हमारी हो जाएगी OA इंटू FB डिवाइडेड बाई AB, OA इंटू FB डिवाइडेड बाई AB। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा AC इंटू GB डिवाइडेड बाई AB। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर आप कुछ नहीं किया, मैंने OA की वैल्यू यहाँ रख दी, CG की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। अब उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये AB से हमारा AB खत्म हो जाएगा, ठीक है, AB से हमारा AB खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन से टर्म बचते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि सर हमारे पास OA, हमें OA की वैल्यू चाहिए, हमें पूरा का पूरा AC का मान चाहिए, उसके बाद हमें देखो OA का भी मान चाहिए, AC का भी मान चाहिए, ये जो FB है हमें इस FB का भी मान चाहिए, और ये जो GB है हमें GB का भी मान चाहिए। हमने कहा मामला फंस रहा है, मामला फंस रहा है तो अब हम कैसे बताएंगे, तो बहुत आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर और चीज़ भी देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ये जो आपका FB है, ठीक है, ये आपका BG के बराबर हो सकता है, ठीक है, ये जो आपका FB है BG के बराबर हो सकता है। वो कैसे होगा, हो सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात आपको पता है अच्छे से कि O जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है, हमेशा 90 का देखो एक डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करता है तो ये मिड पॉइंट होता है, यानी O जो है A है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम बात करते हैं तो OA को OA रहने देते हैं। ये जो FB है मेरे भाई, ये जो FB नाम का लाइन है, अब ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे, बाइसेक्टर है तो एक बार आप एंगल देखो, ठीक है, मैं आपको कैसे बोल दूं, आप ऐसे समझो, देखो एंगल के माध्यम से कुछ अगर गेम कर सकते हो तो एंगल के माध्यम से गेम कर लो, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आप ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा कोण 90 का होता है, ये वाला कोण हमारा कितने का होता है, 45 का होता है, तो ये दोनों कोण हमारा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर ऊपर वाला 45 है, ये भी 45 होगा, इस 45 का आधा आधा यानी 22.5 और यहाँ पर हमारा 22.5, ठीक है। ये कोण हमारा 45 का है, तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल आपका 67.5 का हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, ये 45 है तो इन दोनों के चलते 45 आएगा, यानी ये 22.5 और 22.5 हमारे हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा 45 है, 45 में 22.5 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला एंगल भी हम अगर देखेंगे तो कितना है, 45 है। अब अगर हम 45 और 67.5 को जोड़ें तो 7 4 11, 6 4 11, 1 12, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45। एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने क्या कर दिया, 7 5 12, ठीक है, 6 4 10, 112.5। और अगर ये 112.5 है तो मेरे भाई ये भी एंगल हमारा 67.5 हो जाएगा। आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अभी मैं बस सारे एंगल निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, क्या पता कल के दिन पेपर में हमारा एंगल निकालने को बोल दे। अगर आपको उतनी श्योरिटी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप या एंगल वेंगल मत खेलिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये बोल दीजिए। देखिए जैसे दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, समझिएगा मेरी बातों को। चाहे एंगल से भी आप कर सकते हैं, जब एंगल निकाला है तो एंगल से ही हम आपको समझा देते हैं, आपको और आसान हो जाएगा। और भी तरीके हैं हमारे पास, सिर्फ अभी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, लास्ट में भी आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि देखो ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो ये 45 है। अच्छा ये बाइसेक्टर है हमारा, तो 45 को आधे आधे टुकड़े में बांटेगा, यानी 22.5 और 22.5 में बांटेगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो ये वाला एंगल हमारा 45 है। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर, यानी 67.5 के बराबर। अब ये एंगल 67.5, ये एंगल 45, तो जब इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो 180 में से 112.5 घटाया तो ये भी 65 आ गया। यानी इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमारा ये वाला साइड और हमारा ये वाला साइड बराबर। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं यानी ये दोनों साइड बराबर हैं, यानी जितना हमारा BF है उतना ही हमारा BG है। तो हमारा जो BF और जो हमारा BG है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बच गया हमारा OA और हमारा बच गया AC। अब ये जो AC है ना मेरे भाई, AC, तो ये हमारा OA का क्या है, 2 गुना है, यानी इसको हम 2 गुना A लिख सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो लास्ट में 1/2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर A आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A आंसर आएगा। अनुराग कहते हैं एक तो कर कर के डरा देते हो और फिर कहते हो बहुत आसान है, एक बार को हम कांप जाते हैं। कांपना क्या है यार, सिंपल आपको यहाँ पर देखो एंगल बाइसेक्टर का नियम लगाना था। इन दोनों का रेशियो आपने OA और AB के आधार पर निकाल दिया, इन दोनों का रेशियो आपने इनके आधार पर निकाल दिया। फिर आपने जब देखा यहाँ पर तो आपको पता है कि ये जो BF है ना हमारा, ये जो BF है ये हमारे BG के बराबर है, बराबर है, यानी इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया है, इन दोनों का रेशियो 1:2 का आ गया है। समझ गए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मानिए यहाँ पर आप कोई एंगल वेंगल कुछ ना माने, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं बिना एंगल के। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मानो हमारा ये पूरा का पूरा डायगोनल है, ये हमारा पूरा दूसरा डायगोनल है, इसके मिड पॉइंट को हमने जोड़ा है और ABCD इज अ डायगोनल। ठीक है, जितने बच्चे रिपीट करने को कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ, ये इंटरसेक्ट करता है O पे। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAD मीट एट F एंड पॉइंट G। अब समझिएगा मेरी बात को, मैं आपसे दोबारा सारी बातें कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बातों को दोबारा सुन लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, बड़े ध्यान से मेरी शब्दों को सुनिएगा। आप लोग नहीं सुनेंगे तो आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। पहली बात मेरे भाई ये क्या है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ये जो हमारा AF है ना ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इन ट्रायंगल OAB, OAB ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा बताओ। तो अगर ये मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में O से लेकर A तक और A से लेकर B होगा, यानी OA और AB, उसी रेशियो में OF और FB भी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमने OF का मान निकाल लिया है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं CA और B में। अब अगर CAB में अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई जिस रेशियो में ये दोनों एंगल हैं, सॉरी, या जिस रेशियो में ये दोनों साइड हैं, यानी पहला साइड हमारा AC है, दूसरा साइड हमारा AB है, तो जिस रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर ये और ये दोनों भुजाएं हैं उसी रेशियो में ये दोनों पार्ट भी होंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो AC/AB बराबर इतना, यहाँ से हमारा CG का मान निकल जाएगा। OF का मान निकल गया, CG का मान निकल गया, दोनों का रेशियो ले लिया। अब जब दोनों का रेशियो ले रहे थे तो हमारा AB से तो AB कट ही जाना है। FB और GB का फर्क आ रहा है कि FB और GB का क्या करें। जैसे यहाँ पर FB है और यहाँ पर GB है। आप इसको कई सारे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है,
ये वाला भी एंगल थीटा है, आप ऐसे समझिए। और ये वाला एंगल आपका कितना है 45 है, और ये वाला एंगल आपका 45 है। मेरे पास कई सारे पॉइंट है समझाने के। तो ये जो एक्सटीरियर में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो बोलोगे ये 45 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर 45 प्लस थीटा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले एंगल को लेकर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 45 90। लेकिन वो एंगल कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, इसको फिर थीटा ना मान के पूरी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। और कोई तरीका इसको बराबर करने का, तो जैसे ऐसे हो सकता है बराबर। ठीक है, जो एंगल वाला कंसेप्ट है दोबारा से बताते हैं। देखो ये पूरा का पूरा आपका कितना बन रहा है 90 का, 90 में ये कोण कितना है तो 45 है। अगर ये कोण हमारा 45 है तो ये हमारा 22.5 हो जाएगा और ये हमारा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल हमारा कितना है 45। अब ये 45 और ये सर 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा 45 है और ये हमारा 67.5 है, दोनों को जोड़ के 180 से घटाओगे तो ये भी 67.5 आएगा। तो जब ये दोनों कोण आ जाएंगे तो पता चलेगा ये दोनों भुजाएं भी क्या हैं बराबर बराबर हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला इसको काट देगा, बच जाएगा OA अपॉन AC। AC जो होता है वो OA का दोगुना होता है, यानी 2OA कट जाएगा, OA 1:2 आ जाएगा। सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन तो थोड़ा सा ढंग से समय तो लेगा ना। आप ऐसे सोचोगे कि हो जाए मेरे पेपर में, तो कैसे पॉसिबल है ये बताइए ना आप, पॉसिबल है क्या? नहीं तो आप बोलिए हम साइड के रेशियो से बता देते हैं, जैसे हम ऑफलाइन में बताए थे। साइड के आधार पर मैंने ऐसे बता दिया था कि इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तुम्हारा √2 हो जाएगा। फिर √2 ले लोगे तो तुम्हारा √2 का आधा ये हो जाएगा। फिर जिस रेशियो में ये दोनों है फिर उसी रेशियो में ये दोनों आएंगे। फिर जिस रेशियो में ये दोनों है उसी रेशियो में ये दोनों आएंगे। फिर इनके रेशियो को इसके रेशियो को मैंने बराबर किया था। तो वो मेरे भाई इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, साइड के आधार पर भी कर सकते हैं, बट वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पवन यादव जो भी समस्या इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, यहाँ मत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस हैव द सेम बेस, ठीक, एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू रोम्बस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर हो गया, और उसके बाद ये हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि देखो दोनों की साइड बराबर है। जितनी हमारी इसकी साइड है, अगर मान लीजिए A है, तो हमारा यहाँ भी इसका भी साइड कितना है A है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री पर होता है, और ये हमारा जो एंगल है बोला गया है कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यही बोला गया है। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस हैव सेम बेस एंड रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रोम्बस। हमें किसका चाहिए, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का चाहिए, और मेरे भाई यहाँ पर किसका चाहिए, तो स्क्वायर के अलावा रोम्बस का चाहिए। ठीक है, अब हम आपको छोटी छोटी बातें समझाते हैं। पहली बात तो एक पल के लिए मान लीजिए जैसे ये रोम्बस है साइड A हो गया, तो ये भी साइड A हो गया। हम आपको कई बार समझाएं और दूसरा बार भी हम समझाते हैं कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जनरली जो क्वाड्रिलेटरल में जो फॉर्मूला लगता है वो मेरे भाई क्या लगता है, तो एक तरीके से ट्रायंगल में पहले जो फॉर्मूला लगता था वो क्या लगता था, अगर ये A है और अगर ये B है और अगर थीटा एंगल है, तो एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है हाफ AB साइन थीटा हो जाता है। और वहीं क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारा ये हो जाता है कि अगर ये साइड हमारा A है और अगर ये हमारा साइड A है, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में अगर आप बोलें तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो साइड इंटू एंगल बिटवीन देम, यानी A इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा रोम्बस का होता है क्या, एरिया। ठीक है, क्योंकि एक रोम्बस पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया साइड इंटू एंगल बिटवीन देम हो जाता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया A हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर में भी मेरे भाई ऐसे ही होता है, अगर आप स्क्वायर को भी देखोगे तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर में भी अगर आप देखोगे तो A इंटू साइन 90 होता है, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो। अब फर्क क्या होता है कि A और A से हमारा A और A खत्म हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है और साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 आ जाती है। अगर हम 2 से दोनों में गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो 2:√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना।
आप ऐसे कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर भी जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइन 90, इसका एरिया साइड इंटू साइन 60। यानी असल में साइड का कोई खेल ही नहीं था, जो सारा खेल था वो उनके साइन ऑफ एंगल का खेल था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर हम बात करते हैं तो ए बी हमारा किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारे इन दोनों के पैरेलल है। ए डी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ए डी सी जो है ये हमारा राइट एंगल है, 90 का कोण है। ठीक, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ठीक है, वापस हमको लग रहा है यदि डी ए बी का परिमाप 6 है, ए बी ई है ना, ये है ना ट्रायंगल का साइन है। फिर से फर्जी काम हुआ है यहाँ पे। ये डी नाम का कुछ भी नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल। आप यहाँ करेक्ट कर लीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 6 यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हमसे पूरा का पूरा क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इसके समानांतर है, यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब मेरे भाई अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर ये 90 है तो मेरे भाई ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो 90 90 90 और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये चारों के चारों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, 90 90 90 90 90। ठीक है, हो गए चारों के चारों एंगल हमारे 90 90 90 90। कहीं पर कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हम देखते हैं। हमसे यहाँ एरिया पूछा गया, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे भी फ़ायदे कई सारे होंगे। आप नहीं फ़ायदा निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपका 60 है, ये आपका 60 है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 60। यानी ये जो भीतर बैठा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। और वो ट्रायंगल हो जाएगा तो किस प्रकार का ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, उसका परिमाप कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। तो उसका परिमाप 6 दे रखा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 2 2 और 2 हमारी भुजा हो जाएगी, हो जाएगी। अब एक बंदा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, इसका निकाले और जोड़े। और मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से एक बात सिखा रखी है कि कभी भी अगर मेरे भाई एक आप स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, या दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और उसके अंदर अगर आप मान लीजिए कि इसको आधार मान के आप एक यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, वो हमेशा मेरे भाई यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का क्या होगा, आधा होगा। अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2 है तो इसका एरिया ट्रायंगल का कितना होगा, 1। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल का एरिया 1 होगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसका 2 गुना हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे। तो चूंकि पेरीमीटर 6 दिया था, यानी 2 2 और 2 था, तो आप क्या करो, कुछ मत करो, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका 2 गुना कर दो। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाता है, तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारा कितना है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। ये हमारा किसका एरिया आ चुका है, तो ये हमारा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया का 2 गुना कर देंगे तो मेरे भाई हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। 4 से 4 खत्म, 2√3 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। प्यास लगी है यार। कहीं पर कोई समस्या की बात है किसी को तो बताओ। आगे बढ़े, चलिए। बहुत शानदार मेरे शूरवीरों, बहुत अच्छे। यहाँ कहा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए बी टू बी सी इज 3:2। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन सी पी बी इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बनाइएगा।
देखिए सवाल में क्या बोला गया। क्वेश्चन में कहा गया ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या कहा गया है? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ AB टू BC, लंबाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी हमारा AB का क्या है? तो मिड पॉइंट है। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ CPB इज C, P एंड B। बता सकते हैं? बताइए। अगर इनका अनुपात 3 और 2 का है तो मेरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? आप एक काम करो ना, जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो इस 3 और 2 को मेरे भाई 6 और 4 भी तो कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि नहीं? दोनों साइड हम 2 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 और 4 हो जाएगा। और 6 हम ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि इसको बांटना आसान रहेगा। समझ गए यहाँ पर? तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये पूरा साइड 6 है और P हमारा है तो ये 3 और 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6:4। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? एंगल C, P और B का मान कहा गया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है साइन ऑफ एंगल CPB का मान। अब आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि मेरे भाई जब ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो इसका ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 5। पाइथागोरस का ट्रिपलेट आपको पढ़ाया ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हमसे कहा गया साइन ऑफ एंगल CPB, तो साइन ऑफ एंगल CPB का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी इसका साइन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना है। ठीक है। जब मुझे पता ही है कि इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं तो पहले ही मैं इसको 2 और 2 से गुना क्यों ना कर दूं, यानी 6 और 4 क्यों ना बना दूं। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? इन द गिवन फिगर EADF इज अ रेक्टेंगल। EADF जो है एक आयत है। ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष EADF की भुजाओं पर स्थित है। ABC जो है यहाँ पर एक शीर्ष है। ठीक है, सही बात है। AE का मान हमारा 22 दे रखा है, B का मान हमारा 16 दे रखा है, CF का मान हमारा कितना है? B का मान जो है, देखते चलते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर। A से लेकर E जो है वो 22 है, A से लेकर E जो है वो 22 है, B से लेकर E हमारा 6 है, B से लेकर E हमारा ये वैल्यू कितना है दोस्त? तो ये वैल्यू हमारा 6 है। बहुत प्यारा, ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। F से लेकर C तक हमारा 16 है। अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू 16 है। और जो हमारा BF है वो कितना है? 2 है। अगर हम BF की बात करें तो ये हमारा कितना है? 2 है। ठीक है। मध्य बिंदुओं को भुजा AB और BC से मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। यहाँ पर जैसे मानो AB हो गया और BC हो गया, यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट जैसे मानो ये है और इसका मिड पॉइंट जैसे मानो ये है, तो हमें इनके मिड पॉइंट की वैल्यू बतानी है, यानी XY की वैल्यू बतानी है। अब आपको सवाल देख के लग रहा होगा यार क्या मतलब कैसा क्वेश्चन दे दिया बताओ, यानी यहाँ पर AB के मिड पॉइंट को और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लंबाई बतानी। मैंने कहा कुछ भी सवाल नहीं है, मन का वहम है कि ये क्वेश्चन टफ है। आपको एक अच्छे से बात पता है। अब कल के दिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई आपको बतानी है और नीचे वाले की लंबाई दे रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इसका आधा होता है, यानी अगर ये 10 है तो इसका 5 होता है। या आप उल्टा भी कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, समझिएगा, जैसे यानी मैंने आपसे ये कहा कि अगर बड़ी वाली लाइन का पता है तो उसका आधा कर देंगे तो छोटी वाली लाइन हो जाएगी। यानी अगर हमें XY का मान बताना है तो हमें AC का मान बताना पड़ेगा। AC का मेरे भाई आधा ही तो ये वाली लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे गौर से, ये वाला पूरा ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में अगर इसका मान बताना है और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो हमेशा इसका आधा ही होगा ये, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब AC का लेंथ हम कैसे पता करेंगे? वो हमारे पास चैलेंज है, तो हम करेंगे फाइंड मेरे भाई। कैसे करेंगे वो देखो ज़रा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही मेरे भाई नीचे भी होगी। बोलो, अगर ये 22 है तो ये पूरा 22 होगा, ये 16 है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसकी चौड़ाई 8 है तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 8 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से कितना हो जाता है, ट्रिपलेट कितने का बनता है, 8, 6 और 10 का। तो मेरे भाई यहाँ पर इसी का मान कितना, 10, और अगर ये 10 है तो उसका आधा ये कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बताइए कोई समस्या की बात है यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ लेंथ एज 2 यूनिट एंड ब्रेथ एज 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए दिए गए चित्र में आपकी जो ABCD नाम की चित्र है, तो ये ABCD की लंबाई 2 है और इसका यहाँ AD का जो चौड़ाई है वो 1 है। हमसे BDFE का पूछा गया है, यानी हमसे इसका मान पूछा गया कि इसका एरिया कितना होगा। मेरे भाई इसका एरिया पूछा गया है 2 × 1, आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। कारण हम आपको बताते हैं क्या है और क्यों इसका आंसर 2 आ गया है। तो देखो छोटी सी बात समझना है, जब भी ऐसा वाला केस होता है ना, तो आज से 2000 साल पहले मैंने एक बात बताई थी कि देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस रेक्टेंगल में मेरे भाई आप जो है इस पॉइंट को यहाँ आधार मानते हैं, इस पॉइंट को आधार मानते हैं और तुरंत आप यहाँ पर होशियारी दिखाकर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं या आप कुछ फिगर बनाते हैं। लेकिन आपको फिगर बनाने के बाद पता चलता है कि मेरे भाई ये भी जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये भी एक रेक्टेंगल ही है और इसकी भी क्षेत्रफल जो है इसी के बराबर है। नहीं यकीन हो तो मैं आपको एक पॉइंट कहता हूँ, शिफ्टिंग का इस्तेमाल। ठीक है, शिफ्टिंग का इस्तेमाल कैसे होगा ज़रा वो देखो। आपको मैं ना शिफ्टिंग के कंसेप्ट प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा, बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा ना, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। और एक काम करते हैं, हम इसी के बगल में बनाते हैं तो आपको शिफ्टिंग दिखेगा। ठीक है, एकदम इसी के बगल में बनाएंगे, अलग से कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये अब आपको दिख गया ना। चलो अब आप ज़रा गौर से देखो, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, आप देखना ज़रा मैंने क्या किया है, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर जादू हो गया। और ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया अभी, मैंने बस इसके ऊपर मार्कर चला दिया है। दिख रहा है, जैसे हरा वाला जो है वो ये वाला रेक्टेंगल है और ब्लू वाला जो है वो ये वाला रेक्टेंगल है। अब मैं क्या करता हूँ टेक्निकली ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल करके थोड़ा सा डिजिटल होने का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, सवाल के बगल में इस फोटो को हम रख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन के बगल में हम इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए यहाँ पर रख रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक तरफ वो फिगर है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है और एक तरफ वो फिगर है जो हमने बनाया है, उसी को एकदम डुप्लीकेट करके। यकीन मानेंगे दोस्त, ऐसा मज़ा आने वाला है जीवन में, ऐसी चीज़ें देखेंगे जो शायद आपने देखा भी नहीं होगा और मेरे समझाने का तरीका भी फिर आपको लगेगा कि हाँ सर मज़ा आ गया समझ के। ये देखिए, ठीक है। अब मैं थोड़े से इसके कलर बदल रहा हूँ, इस हरे वाले को कोई और कलर का कर देता हूँ और इसको कोई और कलर का कर देता हूँ मैं। अब देखते चलो, ठीक है। ये आपने देखा ना पॉइंट, ठीक है, सफ़ेद है और पीला है। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें और करना है। मैं बस यहाँ पीले वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, वैसे उसके डिलीट किए बिना हो नहीं पाएंगी चीज़ें ना, इसीलिए। ये देखिए यहाँ पर बना दिया, पीले वाले के जगह पर किसको बनाया है, तो बोलेंगे सर लाल वाले को। एकदम वही फिगर बना है ना जो फिगर आपका वहाँ पर है। अब बस आप थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया, रोटेशन हो गया, थोड़ी सी चीज़ें हो गई ना जो दिमाग में है ना, थोड़ा सा सोचा करो कि हाँ यार ये कैसे हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सेम फिगर आपका बना है, दोनों के दोनों, कहीं पर 2 पैसे का फ़र्क नहीं है, एक भी पैसे का फ़र्क नहीं है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और रोटेट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर इसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं एक दूसरे के ऊपर इसको लेकर आया तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि आपको चीज़ें क्या दिखें, क्या लग रहा है आपको कि दोनों का एरिया बराबर है? क्या दोनों एक दूसरे को कवर अप कर पाए, नहीं कर पाए, बताइए। दोनों एक दूसरे को कवर अप कर पाए? क्या एक के ऊपर दूसरा आ गया?
तो असल में क्या था कि ये दो रेक्टेंगल बना दिए थे एग्जामिनर ने, और उसने इसको क्या कर दिया था, ऐसे घुमा के आपको पागल बनाने के लिए उसने यहाँ पर इसको एक वर्टेक्स को यहाँ पे रखा, दूसरे को इस प्रकार रखा और लाके यहाँ फिट करके, और तब आपसे बोलता है कि बताओ एरिया कितना होगा। तो ये पागल बनाने वाले ही काम है और कुछ नहीं है। ये असल में एक के ऊपर दूसरा ही था, उसी को यहाँ बना के दे दिया था, बट दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब बोलोगे सर एग्जाम में ऐसे थोड़ी होगा कि हम रोटेट कर करके देखते रहेंगे पेपर में, हमें कौन सा पता है यहाँ पर, ऐसे हमारे पास कौन सा डिजिटल बोर्ड है जो हाँ हमें रोटेट करना है। मैं आपकी बातें मान गया कि आपको रोटेट नहीं करना है, लेकिन वो एक मेरा कंसेप्ट था जो मुझे आपको बताना था कि रोटेशन से भी ऐसे पॉसिबल होती हैं चीज़ें। अब परीक्षा में आप कैसे कर सकते हैं, तो परीक्षा में आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एंगल आपका 90 है, ठीक है। अब ये चूंकि 90 है और आपको पता है कि डायगोनल जो है बराबर है, मान लीजिए कि अगर आप इसको थीटा मानते हैं, ठीक। अब अगर आप 90 है और थीटा मानते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है लंबाई इसकी 2 है, चौड़ाई इसकी 1 है, तो आप अगर जितनी लंबाई मेरे भाई इसकी दे रखी है 2 यूनिट, ठीक है, उसके आधार पर अब इसकी चौड़ाई दे रखी है 1 यूनिट। अब उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करेंगे। बनाना कैसे शुरू करेंगे मेरे भाई, तो क्वेश्चन में ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये भी हमें बोला गया है कि B, D, F और E जो है ये भी एक रेक्टेंगल है, साफ तौर पर बोला गया। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है दोस्त, तो जैसे मानो यहाँ पर कि ये भी एंगल इसका कितना होगा 90, उसी तरीके से ये भी एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल होगा हमारा 90। बस हमें यहाँ साइड बराबर करने हैं। साइड बराबर करने हैं तो देखो ये रेक्टेंगल का हमारा डायगोनल दे दिया है, ठीक है, ये डायगोनल हम कह नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इस रेक्टेंगल की बस क्या करनी है, साइड निकालनी है। अब उस रेक्टेंगल की मेरे भाई साइड निकालनी है, तो जैसे ये 1 है और ये देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बस इतना बताओ। यहाँ पर नीचे वाले रेक्टेंगल को गोली मारो हाइपोटेनस से कि सर ये 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, तो √5 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये हमारा √5 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √5 हो जाएगा। अब बात आ जाती है बस यहाँ पर इसकी वैल्यू ये निकालने की। आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू B की निकालेंगे, बड़ा अटपटा सा वैल्यू आएगा, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बाद में पता चलेगा 2 × 1 फिर √5 × उतना बराबर उतना ही के पड़ेगा। उससे बढ़िया आप यहाँ सिमिलैरिटी या कुछ और कंसेप्ट लगाकर आप उसके आधार पर खेल सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी या कुछ और कंसेप्ट लगा के कैसे, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, और आपको ये भी पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, आपको ये भी पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। कई सारे तरीके हैं, आप यहाँ पर जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल को या इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर साबित करने में लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं, जैसे ये आपका 90 है, आपका ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा, करना ही पड़ेगा मेरे भाई। आप समझो ना ये 90 है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, सपोज करिए कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उस तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये 90 है, ठीक है, ये एंगल हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये थीटा हो गया, ये एंगल हमारा कितना हो गया, तो 90 हो गया मेरे भाई। तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 का। अगर ये हमारा थीटा है और ये अगर हमारा 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कई सारे पॉइंट उभर कर आएंगे, देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये थीटा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर मेन वाले ट्रायंगल में, ये मेन वाले ट्रायंगल में, इससे हम साबित क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो हमारा ये कितना है, तो 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, और कौन कौन से पॉइंट साबित होंगे। ये पूरा का पूरा हमारा कितना है, अब ये पूरा का पूरा हमारा 90 है, ठीक है, और पूरा का पूरा अगर हमारा 90 है मेरे भाई, समझना ये पूरा एंगल 90 है, और ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पर, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा बताओ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल x है और ये 90 माइनस थीटा है, तो x में 90 माइनस थीटा जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला, दोनों को जोड़ने पे 90
आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 90, 90 से 90 खत्म, यानी x की वैल्यू जो है वो थीटा हो जाएगी, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे भाई। अब ये वाला कोण थीटा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आपकी 90 माइनस थीटा वापस से हो जाएगी। अब ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम सिमिलैरिटी लगाने जाएंगे तो लग जाएगा, 90 है तो 90 है, थीटा है तो थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। फिर इन दो पार्ट में अगर हमारी सिमिलैरिटी लगेगी मेरे भाई तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या होगा, फिर उसके आधार से इनका एरिया निकलेगा, एरिया का निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के सिमिलर होता चला जाएगा और उस आधार पर हम एरिया। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना जो फाइनली याद करके रखना है वो मेरे भाई याद करके आपको इतना रखना है कि ये जैसे हमारी साइड हमारी 2 है और ये साइड हमारी 1 है, तो अल्टीमेटली हमारा जो पूरा ट्रायंगल का यहाँ जो एरिया होगा वो मेरे यहाँ पर सीधा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD जो आएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा BEFD के। किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ BEFD के। ठीक है, तो इसका एरिया 2 × 1 है तो मेरे भाई इसका भी एरिया 2 × 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक स्टेटमेंट का था यार, ठीक है। सिमिलैरिटी लगाकर कुछ फ़ायदा होगा नहीं, मतलब ठीक है वो लंबा जाएगा। सिमिलर आप साबित कर लोगे, उसके बाद आप रेशियो निकाल लोगे कि जिस रेशियो में, जैसे मानो 90 माइनस थीटा सारा किया था, तो जैसे इसके 90 के सामने जो है उसी हिसाब से इसके 90 के सामने आएगा, इसके थीटा के सामने जो है उसके थीटा के सामने आएगा, फिर वो एरिया का रेशियो निकल जाएगा, फिर उस आधार पर आप इनको निकालोगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं एट द एंड। आसान भाषा में बोलोगे तो आसान भाषा में भी बता सकते हैं। अब देखो आसान भाषा में अगर आपको प्रूफ करना है तो आसान भाषा में और कैसे कर सकते हो वो समझो। आपको जो है एक और कंसेप्ट हम बताते हैं, कई सारे कंसेप्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सब चीज़ों को भूल जाइए, आप सिर्फ मेरे पॉइंट पर फोकस करिए जो हम दूसरा लाइन बताएंगे कैसे। आपको इतना पता है ना कि अगर ये रेक्टेंगल है हमारा, तो एक रेक्टेंगल में मेरे भाई जो ये डायगोनल होता है ये आधे आधे एरिया में बांटता है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। यानी अगर इसका एरिया 1 पार्ट होगा तो मेरे भाई इसका भी एरिया कितना होगा, 1 पार्ट होगा। आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। सिमिलैरिटी वाला किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट 2000% आपको समझ में आएगा, कोई बात नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर हमारा एक रेक्टेंगल है, एक हमारा आयत है, तो एक आयत का जो एक डायगोनल होता है वो उसको आधे आधे एरिया में बांटता है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ABCD का एरिया, यानी ABCD का एरिया अगर हम 2 यूनिट मानते हैं, यानी 1 + 1 कितना यूनिट मानते हैं, 2 यूनिट मानते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक, 2 यूनिट मानते हैं तो ये 1 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। अब उसके बाहर आ जाओ आप, ठीक है, आप उस पॉइंट से बाहर आ जाओ और आप उस पॉइंट से बाहर आकर सिर्फ ये जो हरा वाला मैंने बाद में बनाया है अब इसके ऊपर फोकस करो, भूल जाओ पीछे वाले को, भूल जाओ पीछे वाले को। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि एरिया को 1 और 1 बोल रहे हैं, तो अब एक काम करिए, अब आप इस सफ़ेद वाले को भूल जाइए। अब आपको एक बात अच्छे से पता है मेरे भाई, और क्या पता है ये भूल जाइए आप इसको यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से भूल जाइए, ये सिर्फ ये वाला लाइन भूल जाइए और इस पर फोकस करिए। अब आपको एक बात पता है कि यदि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर अगर हम एरिया बना रहे हैं, उसके अंदर हम मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया का 2 गुना उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, इतना तो पता होगा। तो वही बात अब शॉर्ट्स में आप और ऐसे समझ सकते हैं कि सर देखो एरिया 1 और 1 में बटा, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये हमारा क्या है, तो एक सा ट्रायंगल है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मैंने जैसे अभी पढ़ाया कि अगर एक रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया इस 1 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर अगर इस रेक्टेंगल के अंदर इस लाइन को बेस मानकर सामने वाले वर्टेक्स पर वर्टेक्स डालकर अगर इसका एरिया 1 है, तो सर F, E, B और D का जो एरिया होगा सर 1 का 2 गुना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है अगर इसका एरिया 2 गुना है तो हम बोलेंगे सर F, E, B और D का जो एरिया होगा 1 × 2 ऐसे भी 2 गुना हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो सर।
आप ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे समझ लो ना कि पूरा एरिया 2 मान लिए, तो पूरा एरिया 2 मान लिए तो 1 और 1 पे बांट दिए हम यहाँ पे, 1 और 1 पे बांट दिए। अब ये हमारा एक ट्रायंगल है और हमें पता है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं इस साइड को बेस मानकर, यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो उन सभी ट्रायंगलों का जो एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया का आधा होगा। तो अगर आधे का एरिया यहाँ 1 है तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। आप ऐसे कह लो। आप समझ गए? चलिए, गुड है, अब बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग आगे कल करेंगे। आज के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। बस सिमिलैरिटी लगाकर भी किया जाता है और उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगता सिमिलैरिटी लगता है, सिमिलैरिटी लगाकर भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, या ये वाला कंसेप्ट से भी आप यहाँ पर साबित कर सकते हैं, रोटेशन के माध्यम से भी साबित कर सकते हैं। कई तरीके से आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको रोटेशन समझ में आ रहा है वो रोटेशन से बता दे, जिसको कोई और मेथड समझ में आ रहा है वो उससे बता दे। डन सर। तो चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी चर्चाएं और भी करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ध्यान रखो।